यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग भी चालू है। कैपिटल ए में सबसे पहले हम लोग बिना 1 2 3 4 के एटॉमिक रेडियस की देसी डेफिनेशन लिख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी है न्यूक्लियस से, फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। पता है सबको? हेलो, हटा दूँ? लिख लिया सबने? यस सर। चलो, अब बेटा इसमें दिक्कत क्या है? मास्टर का ये तो आसान सा आदमी तो हम 9वीं 10वीं जानते हैं। नहीं बेटा, देखो क्या है, ताज़ा ताज़ा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो? पढ़े हो यस सर। क्या बेटा? न्यूक्लियस तो चलो एक भारी सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। क्या न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जो फीता खींच के देख लोगे? हेलो, नहीं सर। सर इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का है और इतनी तेजी से भाग रहा है कि आप जितने भी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर लें सर, ये दूरी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा मूव कर रहा है और इसका मूव करना भी फिक्स तो नहीं है ना, ये तो वेव है। हेलो हेलो, यस सर। तो अरे सर फीता कौन सा बांध लें? मैं कहता हूँ चलो आप एकदम सोफिस्टिकेटेड डिवाइस यूज कर लो। सर मैं इसको रेडियस मानूं कि इसको रेडियस मानूं? हेलो भाई, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होता तो बात हो भी जाती, शायद आपने 10वीं तक यही बोर की बात जानी होगी, तो एटॉमिक रेडियस आपको समझ में भी आ गया होगा। अब तो बेटा विवादित बात हो गई सर। सर एटॉमिक रेडियस तो देखा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन तो साला दिखता ही नहीं है, तो फीता कहाँ से खींचेंगे उस तक? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। तो बेटा ये, यस सर। हाँ, तो ये आ गई एक्चुअल दिक्कत कि सर मान लिया एटॉमिक रेडियस होता तो यही है कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस विल बी एटॉमिक रेडियस। सर बट हाउ विल यू मेजर इट? इट इज इम्पॉसिबल टू बी मेजर्ड। सच्चाई है। यू विल ऑलवेज कमिट एन एरर। सच्चाई है, ऑलवेज इम्पॉसिबल। क्यों? कह रहे उससे पूछ लो, क्या नाम है उसका अपना, हाइजेनबर्ग। वो कहेगा अनसर्टेनिटी रहेगी भैया पोजीशन में और वेलोसिटी में। अगर इकट्ठा रखोगे तो अनसर्टेनिटी होगी। मतलब सर हम एटॉमिक रेडियस हमेशा लगभग बता पाएंगे क्या? सच, आप अगर डेटा शीट देख लो बेटा तो एटॉमिक रेडियस तो लिखे रहते हैं। सर ये कहाँ से आ गए? अब बेटा क्योंकि एटॉमिक रेडियस को एक्सपेरिमेंटली निकालने में इतनी ज़्यादा परेशानी और बेवकूफ़ियाँ थीं कि हो ही नहीं सकता सर ये काम। तो कुछ लोगों ने इसको अप्रॉक्सीमेटली निकालने के तरीके दिए, और जो निकालने के तरीके हैं ना, वही टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस भी कहलाते हैं। शायद सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, तो नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, और अब इस कैपिटल ए में डालेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 1, कोवेलेंट रेडियस। दिख रहा है सबको? हेडिंग दिख रही है सबको? बोल भी तो भाई। यस सर। चलो, अब हमारा टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई में पहला लिखेंगे कोवेलेंट रेडियाई, और कोवेलेंट रेडियस में इंग्लिश लिखेंगे इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड लाइक एटम्स इन अ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। अब पहले इंग्लिश लिखो फिर हाँ बोलो, फिर इसकी हिंदी बताता हूँ मैं आपको। क्या पंचायत कर दी मास्टर। शायद बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि, पहले फ़ोटो बना लीजिएगा, अब मतलब पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। पहले सुन लो, हिंदी इंग्लिश आपने लिख लिया। अब बेटा हम इतनी बात तो कर चुके हैं सर। देखो एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी तो नापना संभव है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा हमेशा मोशन में रहता है और इतनी तेज वेलोसिटी में इतना कम मास है कि सर कभी मिलेगा ही नहीं कि वहाँ तक आप फीता बांध के गिन लोगे। भाई फीता बांध के देखना पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ कोई भी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से यहाँ से यहाँ का दूरी जब नाप पाएगा तब ना पता चल पाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग प्लैनेट्स कैसे मेजर करता है आदमी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र रेडिएशंस फेंकता है, और फिर वो जब वापस लौटती हो तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं कि भैया इतनी दूरी, भाई फले फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फेंकी उसने, इतने सेकेंड में लौट आई, तो मतलब इतना दूरी जाके ट्रैवल किया होगा। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस समझ रहे हो? हेलो हेलो, तो प्लैनेट्स के जो लाइट ईयर में डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो तो ऐसे कर सकते हैं, पर यहाँ पे कैसे कर लोगे सर? इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ना कर पाने का एक और कारण है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, तो सर थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली कर लो। लेकिन एक और दिक्कत ये बेटा, एटम नेचर में कभी भी एटॉमिक स्टेट में रहता भी नहीं है, शायद आप सब जानते हो। सर नेचर में ना एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बना के रहते हैं, मॉलिकुलर वर्जन में रहते हैं, मानते हो? हेलो, अच्छा। अब सर अगर नेचर में एटम मॉलिक्यूल बना के रहता है तो सबसे ज़्यादा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल? अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, अब जैसे तुमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताना है
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताने के लिए भाई नेचर में हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन एटम तो मिल नहीं रहा, H2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कॉमन सेंस से तो तुमको ये पता है ना हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। चलो तुमको नहीं पता वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, पर ये तो पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व तो कर रहा होगा। दूसरा हाइड्रोजन का भी यही स्थिति होगी कि बीच में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। सर दोनों को ओवरलैप क्यों करा दिया? क्योंकि शायद आप लोग 10th से जानते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम और दूसरा एटम। वैसे तो अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज़ को और अच्छे से जानते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों। पॉली ने बताया था आपको लगभग ये बात, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन, वो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये आपस में आएंगे तो पेयर हो जाएंगे। हेलो, एक, अच्छा तो मतलब एक कॉमन ऑर्बिटल में आ जाएंगे। हालांकि यार हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, केवल ये बात ये है कि मैंने ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप क्यों कराया, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। शायद आपको कॉमन सेंस समझ में आता है कि सर ओवरलैप इसलिए कराया है क्योंकि दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कराएंगे। हालांकि आपने शेयरिंग वाली बात भी 10th से जानी हुई है, बस अब ये ओवरलैप शब्द मैंने यूज़ करके आपको थोड़ा सा बड़ा कर दिया 11th के अकॉर्डिंग, एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। हेलो हेलो, Yes, sir. अब बेटा ये अगर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फोटो है तो मुझे बताओ, इतनी बात तो फिक्स है अपनी कि सर इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा नहीं भाई, घूमता टहलता फिरता रहता है, लेकिन न्यूक्लियस तो भारी है, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, न्यूक्लियस भारी है तो उसका दूरी तो नाप सकते हो कि नहीं? Yes, sir. बस उसकी दूरी मान लो ये d है, उसकी दूरी को आधा कर दो और जो रेडियस आएगा ना, आज से उस रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। हेलो सर, लेकिन ये लगभग तो गलत है। अबे कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ, ऐसे तो तू रेडियस पा ही नहीं पाता। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो भाई, कोरोना की दवाई लगवा रहे हो कि 100% पक्का है नहीं होगा? नहीं सर, मतलब दोनों डोज लगाने के बाद भी 80-90% फिक्स है, लेकिन कर चल रही है ना दुनिया। अब शायद आप ये बात प्रैक्टिकली समझ भी सकते हो। हेलो, अरे कुछ नहीं तो अच्छा कुछ वाली बात है। Yes, sir. तो वही वाली कहानी यहाँ पे है कि सर देखो भाई, इतनी मैथ सबको आती है। सर देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी में तो ओवरलैप्ड है, कायदे से रेडियस तो इतना है। अरे जब नहीं निकल सकता है तो कम से कम दुनिया ने भी उसी को एक्सेप्ट किया कि मोर और लेस न्यूक्लियस का डिस्टेंस तो नापा जा सकता है, क्योंकि तो भारी भारी होते हैं न्यूक्लियस के डिस्टेंस को आधा कर दिया तो लगभग जो रेडियस आया, आज से इस रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। हेलो, समझ में आता है? Yes. चलो, ये फ़ोटो मैं आपके लिए हटा रहा हूँ। मैं चाहूँगा पहले आप फ़ोटो बनाओ। सर ये फ़ोटो का हटा दिए। अरे यार ये अच्छी फ़ोटो बनवा रहा हूँ ना, ये लो। फ़ोटो एग्जैक्ट ऐसे बनाना, हेडिंग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे लिखना। हाँ बस एक काम ये कर देना, यहाँ पे डी लिख देना, पी को मीटर ने डी, ये दूरी दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी डी है, और ऐसी फ़ोटो बना देना। पहले फ़ोटो बनाओ, बस फिर लिखना क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। क्या सारे एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे बच्चों? No, sir. नहीं सर। No, sir. अच्छा सर, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे बेटा? जनरली लिक्विड, गैस, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सॉलिड कैसा बॉन्ड बनाता है? सर सॉलिड तो जैसे मेटल एटल होते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, इतना लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस में पॉइंट क्रमांक 2, मेटालिक रेडियस। बच्चों भाई मेटालिक रेडियस एक्चुअली उस प्रकार के एटम्स के लिए जो नेचर में एटॉमिक स्टेट में तो नहीं है, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो मॉलिक्यूल नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ सॉलिड मेटल। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो दूसरा प्रकार का रेडियस दुनिया ने डिफाइन किया वो था मेटालिक रेडियस। आइए इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, मेटल एटम्स आर अज्यूम्ड टू बी क्लोजली शेप्ड स्फीयर्स विच आर कंसिडर्ड टू टच वन अनदर इन मेटालिक क्रिस्टल। पहले इंग्लिश लिखो, मैं हिंदी बोलता जानो। देखा, बोला गया बेटा कि जो भी मेटल के एटम्स होते हैं ना, होते तो वो नेचर में सॉलिड ही हैं,
बोला गया कि वो जो सॉलिड बनते होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होंगे। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्योंकि सॉलिड हैं तो बोला कि आज से उन्हें हम अपनी सोच में एक स्फेयर जैसा मानेंगे। स्फेयर जैसा मानेंगे मतलब बेटा अरे ये गोला, अब एक गोला दूसरे गोले के कितने पास रहेगी सॉलिड रहे? भैया बिल्कुल पास रहे। सर अभी एक दूसरे के अंदर क्यों नहीं घुसा दिया? अबे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में था जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे। ये तो एक हम सॉलिड क्रिस्टल को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हेलो हेलो, Yes, sir. तो एक बेटा एक सॉलिड मान लो तुम भाई, एक ईंटा और दूसरे ईंटे को मैक्सिमम कितने अरे सर एक दूसरे से टच ना करा सकते हैं, एक दूसरे के अंदर थोड़ी घुसा दोगे, नहीं समझ पाए। हेलो हेलो Yes, sir. सर वहां पे ऊपर आपने अंदर फोटो क्यों ऐसे घुसी घुसी फोटो बना? क्योंकि बेटा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप था। उनका हो भी सकता है क्योंकि ऑर्बिटल क्या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? नहीं सर, वो तो हमारी सोच है। हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो शायद इतनी इंग्लिश समझ में आती है आपको। आगे बढ़ जाऊँ? ये फोटो अभी नहीं बनानी, आगे बढ़ जाऊँ? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से पैरा चेंज कर लिखेंगे बच्चों, मेटालिक रेडियस इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। फुल स्टॉप। अब आइए फोटो बनाओ। भाई जो फोटो मैंने बनाई थी अब मैं उसको फिर से दिखाता हूँ, आप उसको बनाएंगे। ता लिखो तो हाँ बोलो। तो मेटालिक क्या है? ये मेटालिक बॉन्डेड दो एटम्स के न्यूक्लियस का आधा। तीसरा लिखेंगे बच्चों रोमन नंबर 3, तीसरा रेडियस लिखेंगे वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इट represents the overall size of atom which includes its valence shell in a non-bonded situation. It is half of the distance between two similar atoms in separate molecules in a solid. अब पहले इंग्लिश लिखो फिर इसकी हिंदी समझते हैं। इंग्लिश समझ लेते हैं। देखो बेटा, शायद इतना आप लोग सब जानते हैं ऑलरेडी क्योंकि हमने थोड़ा बहुत चर्चा, थोड़ा बहुत डिस्कशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का किया हुआ है। नहीं तो एक बार मैं फिर कर देता हूं आपके लिए। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सर दो मॉलिक्यूल अगर आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो बेटा ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट। बोलना पड़ेगा हाँ कि ना। सर कभी भी कोई भी सॉलिड स्टेट में इसलिए होगा क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे। यही फोर्स अगर कमज़ोर करते जाओ, मतलब ये धागों को मैं तोड़ता जाऊं, तो बेटा चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर। तो चीज़ सॉलिड से कहाँ पहुँच जाएगी? लिक्विड। और ये अट्रैक्शन फोर्स मैं एकदम ही मिनिमम कर दूं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और फिर ये स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाएगा? गैस। हेलो हेलो, इतना तो 9वीं 10वीं से आता है आपको, भले आप लोग 10वीं फर्जी पास हो फिर भी 9वीं से इतनी बात पता होगी आपको। हेलो अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा कि मान लो जैसे ये आपको पता है सर बर्फ़, मतलब पानी, बर्फ़ भी बनता है, पानी लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और पानी गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जानते हो कि नहीं जानते इतनी बात? सर ऑब्वियस सी बात है, जब पानी सॉलिड स्टेट में होगा तो पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। जब पानी लिक्विड स्टेट में आएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सर कुछ कमज़ोर हुआ होगा। और सर जब पानी गैसियस स्टेट में होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सर एकदम नगण्य बचा होगा। हेलो निग्लेजिबल। हेलो, अब बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में जो मैंने लाल लाल अट्रैक्शन फोर्स दिखाया है ना, इसे कहते हैं फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये पता है ये फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में भी मौजूद होता है थोड़ा बहुत। इस बारे में दुनिया को बताने वाले व्यक्ति का नाम था वंडर वॉल। किस बारे में? कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना,
उस फोर्स को बताया ही किसने? वंडर वॉल ने। अब वंडर वॉल ने इस फोर्स को कैसे समझा? उसने कहा देखो भाई ऐसा है कि कोई भी मॉलिक्यूल, अच्छा रुक जाइए टाइम गया। अब कहानी ये है बेटा कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास मौजूद है तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम वंडर वॉल फोर्स कहते हैं। वंडर वॉल फोर्स पता है क्या है? कि जैसे मान लो बेटा हीलियम है। अब आपको पता है ना हीलियम क्या होता है? सर मोनोटॉमिक, भाई इनर्ट गैस है, अकेला ही रहेगा। अच्छा, मोनोटॉमिक गैस भी, मोनोटॉम मतलब अकेला एटम भी बच्चों बना तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। हेलो, बना तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, भाई एटम तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलके ही बना है ना, मतलब बीच में प्लस और इलेक्ट्रॉन कहीं रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो एक एटम दूसरे एटम से अट्रैक्शन फोर्स कैसे रख सकता है? अरे यार बहुत आसान नहीं है सर। सर देखो, एक का प्लस दूसरे के माइनस को बुलाएगा और एक का माइनस दूसरे के प्लस को बुलाएगा। सर ये कोई भी मॉलिक्यूल, मैं कहता हूं अकेला ही अगर क्यों ना हो, बना तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से होगा, तो कुछ ना कुछ एक का प्लस दूसरे के माइनस को, दूसरे का प्लस दूसरे के माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही। इस अट्रैक्शन फोर्स को बेटा वंडर वॉल ने पहचाना और इसे हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। हेलो हेलो, Yes, sir. वंडर वॉल फोर्सेस बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, पर बेसिकली हम समझ गए सर, दो लोगों के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो प्लस सर अल्टीमेटली सर हम खुद एटम से बने, एटम में क्या होता है जितना प्लस उतना माइनस, तो भले न्यूट्रल हो पर प्लस, एक प्लस माइनस दूसरे के प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है, तो बेटा ये जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ये वंडरवॉल रेडियस कहाँ से आ गया सर? जैसे बेटा अब इसकी प्रैक्टिकल बात, मैं आपको इसको देसी बात बताऊँ मैं आपको, क्या आप लोग ये सब बात जानते हो कि नेचर में एटम कभी भी एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता? जानते हो? जानते हो? अरे जानते हो? हाँ सर, नेचर में एटम या तो सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब जनरली लिक्विड गैस यही करते हैं, या तो सर वो सॉलिड के केस में हमने मेटालिक बॉन्ड डिफाइन कर दिया, मेटालिक रेडियस डिफाइन कर दिया। अच्छा सर, क्या सारे एटम्स कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस में इंक्लूड हो जाएंगे? नहीं बेटा, कुछ नहीं हो पाएंगे। जैसे फर्ज करूं, मैं आपके लिए बात करूं इनर्ट गैसेस ही। क्यों पता है इनर्ट गैस मैं अलग से आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चों खुद बताओ मुझे, क्या इनर्ट गैसेस में नाम ही इनर्ट है, क्या वो नेचर में मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करेंगे कि अकेले एग्जिस्ट करेंगे? इनर्ट है सर, अकेले ही रहेंगे। हेलो, Yes, sir. तो अगर बेटा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोनो अटोमिक यानी कि अलग अलग हैं, तो ये बात तो फिक्स हो गई सर, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी तो नापी नहीं जा सकती, तो ऐसे लोगों का रेडियस कैसे नापोगे? सर मान लिया गैस है, लेकिन फिर भी गैस के केस में कुछ अट्रैक्शन तो होता है, ये अपन ने समझा ना, हल्की सी पतली सी तार से तो जुड़े होते हैं, बोलना पड़ेगा। Sir. Yes. अच्छा, आपके लिए कठिन क्या है? न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी है सर, आपने बना भले ऐसे दिया है, कोई फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी है, मान लिया, लेकिन बेटा ये न्यूक्लियस तो फिक्स है, तो क्या इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस नापा जा सकता है? हेलो, और ये आपस में अट्रैक्टेड किस फोर्स से हैं बेटा? ये गैसेस आपस में अट्रैक्टेड हैं वाया Wonderwall force. क्योंकि वंडरवॉल साहब ने बताया कि भले कोई गैस है क्यों ना हो, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, तो दो अलग अलग गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी, न्यूक्लियस की दूरी तो निकाली जा सकती। इस न्यूक्लियस की दूरी का आधा यानी कि उसे मैं कह दूंगा वंडर वॉल रेडियस, वो क्या हो जाएगा बच्चों? d∬2। लेकिन सर कायदे से ये इसका रेडियस थोड़ी हो, ये तो बहुत बड़ा होगा। अबे इसी तैसी कराए ना, बड़ा होगा, कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ निकाल पाए। हेलो हेलो, अरे वरना ऐसे लोगों का तो रेडियस ही नहीं निकाल पाते। नहीं समझ रहे मेरी बात? Yes. हाँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर करना है कि बहुत पैसा लगेगा भले, आपका बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड लगेगा भले करने के लिए, आपको ये पर्टिकुलर गैस को
क्या बना के ये काम करना है बेटा? सॉलिड बना के, क्योंकि जब सॉलिड बनाओगे तब जाके उसके मॉलिक्यूल थोड़ी पास आ पाएंगे, वरना तो बहुत दूर रहेंगे। हेलो हेलो हेलो, अब एक बार आप इंग्लिश पढ़ दीजिए। आप में से कोई बच्चा जो लिख ले वो इसकी इंग्लिश पढ़ दे, वंडर वॉल रेडियस की, क्योंकि इसकी इंग्लिश के बाद मैं एक कंक्लूजन आपको बताना चाहूँगा। इसकी इंग्लिश पढ़ दो पहले, कोई भी जो लिख ले। Van der Waal radius. It is the overall size of atom which includes its valence situation. It is half of the distance between. नहीं बेटा, आवाज़ कट रहा है, रहने दे। नेक्स्ट कोई और पढ़ दो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी जो लिख लिया पढ़ दे खुद से बेटा। क्या मतलब हर बार टीचर को बोलना पड़े? बोलो बेटा, कोई पढ़ दो। नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा, गलत बात है। चलो आयुष। represents the overall size of the atom which नहीं नहीं, यशिका पढ़ रही थी। ठीक है बेटा, पढ़ दे यशिका। आवाज़ नहीं आ रही थी बेटा मुझे। यशिका फिर से पढ़ दे। represents the overall size of which includes its valence shell in a non-bonded situation. It is half of the distance between two similar atoms in separate molecules in a हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको कि आवाज़ कट रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो बेटा मैं इंग्लिश इसीलिए पढ़ाया क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भले ये जो दो एटम्स हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं, इन्हें पास लाया गया है क्योंकि ये वंडर वॉल फोर्स से अट्रैक्टेड है, लेकिन इन्हें सॉलिड बना के, मतलब इनको इतना पास लाया गया है कि इनका हमने इस समय सॉलिड ही बनाया है। लेकिन सॉलिड, जब इनका सॉलिड भी बनाओगे तो भी ये रहेंगे कुछ दूरी पे ही। हेलो हेलो, अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आती। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसके बाद अपने को एक नोट डालना है जो बहुत ज़रूरी नोट है। इसके लिए ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। आप मुझे खुद बताओ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। क्या आप लोग को ये नहीं दिख रहा बेटा कि सर अगर हम किसी एक ही एटम का कोवलेंट रेडियस निकालें तो वो काफ़ी कम होगा उसके मेटालिक रेडियस से, और वो काफ़ी कम होगा उसके वंडर वॉल रेडियस से। ये आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चों? फोटो से ही। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, नहीं आ रहा तो बोलना पड़ेगा। अब हम ग्रेजुअल चेंज पढ़ना चाह रहे हैं इसका पीरियोडिक टेबल में, जिसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है हम समझ गए, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में निकालते हैं अलग अलग एटम्स का, एलिमेंट्स का हम समझ गए। अब इसका पीरियोडिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हमारी पीरियोडिक टेबल में, हम उसको देखते हैं। इतना लिखो, हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? Atomic radius. अच्छा, आप लोग AR मत लिखना, हम लोग पूरा लिखना। एटॉमिक रेडियस पढ़ा है अपन ने बच्चों। अब पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले बच्चों ये इसको डाल दो रोमन नंबर 1 और ये फोटो बनाओ सबसे पहले। अब बच्चों सबसे पहले बताओ, नीचे जाने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन द ग्रुप। और लेफ्ट टू राइट जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? अलोंग द पीरियड। अच्छा, ऐसी फोटो बनाओ और लिखो क्या, फोटो कंप्लीट करो बेटा। डाउन द ग्रुप ना एटॉमिक साइज, ये आपको शायद 10 से भी पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्रॉपर समझाऊंगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड जाने पे बच्चों
अलोंग द पीरियड अगर आप आगे बढ़ते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। आप एक बात गौर करना बच्चों, मैंने डाउन द ग्रुप इंक्रीज बहुत बड़ा लिखा है और मैं जान के बहुत बड़ा लिखा हूं, और अलोंग द पीरियड डिक्रीज मैंने छोटा लिखा और मैंने जान के छोटा लिखा। मैं चाहूंगा आप ये गलती आप भी, मतलब गलती क्या, ये फर्क आप भी रखें अपने लिखने में। डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज लिखा है वो बहुत बोलते हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा है। और अलोंग द पीरियड जो डिक्रीमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं। पहले इसको लिखो तो हाँ बोलो। हो गया सर। चलो हटा दूं। यस। इसी के नीचे बच्चों, ये तो हमारी फोटो हो गई, इसी के नीचे हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा। अब मैं आपको ना ये चीज़ का, फिर इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि स्कूलों में तो इंग्लिश ही मानी जाएगी, पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखो बच्चों। एग्जाम्पल लिखो बेटा। रोमन नंबर 1 में ही सब काम कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो सबको पता है सर अलोंग द पीरियड बात कर रहा हूं मैं बेटा। इनका एटॉमिक रेडियस भी मैं लिखता जाता हूं आपके लिए। ये सारे एटॉमिक रेडियस जो है वो पिकोमीटर्स में होंगे ना। मैं नहीं चाह रहा आपको वैल्यू रटी रहे, केवल एक ट्रेंड देखो बेटा। लिथियम का एटॉमिक रेडियस है बच्चों, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 152 पिकोमीटर्स। बेरिलियम का है 111। घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है कि नहीं घट रहा? यस सर, घट रहा है। चलो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, कुछ वैल्यूज हैं मैंने लिखा दी। ऑक्सीजन की मैं नहीं दे रहा बेटा, ये थोड़ा सा विवादित बात है, नहीं दे रहा मैं। हालांकि आपको भी ये वैल्यू रटनी नहीं है, केवल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस बच्चों घट रहा है। समझाऊंगा मैं, इंग्लिश भी बताऊंगा कि क्यों, लिखेंगे भी हम, पर केवल सबसे पहले फर्क महसूस कर लो एक्चुअल रियल टाइम वैल्यू से कि सर हाँ डिक्रीज तो कर रहा है, हमको दिख रहा है। अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज का भी एक एग्जांपल लिख लेते। हटा दूं, लिखूं? यस सर। चलो अब थोड़ा सा बेटा ये महसूस कर लेना, 88, 77, 70, 72 देख रहे हो ना, 2, 4, 5 रुपए, 10, 15 रुपए का फर्क पड़ा। लो हेलो हेलो, यस सर। मतलब फर्क पड़ रहा है, लेकिन यार 88 से 87 से 10 रुपए, 11 रुपए, ये 7 रुपए, ये तो लगभग कुछ है ही नहीं फर्क सर, ये 1-2 रुपए, नहीं समझ रहे भाई, डिक्रीमेंट है सब। एक ये वाली बात छोड़ दो, यहाँ की मान लो छोड़ दो, इसके बाद देखो, मतलब एक जनरल ट्रेंड की बात की जाए तो डिक्रीमेंट सर एकदम लास्ट में घट जा रहा है यार, बहुत थोड़ा थोड़ा डिक्रीमेंट है। अब बेटा आप लोग डाउन द ग्रुप का एक एग्जाम्पल देखो, उसी रोमन नंबर में करते जाना एग्जाम्पल है ना। डाउन द ग्रुप का मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, यही वाला कर लो, मान लो लिथियम वाला ही, तो लिथियम, सोडियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप है तो मैं लिखूंगा भी वैसे, रुबीडियम और सीजियम। वैल्यू रटनी नहीं है, मैं केवल आपको एक चीज़ एहसास करा रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस लिख रहा हूँ मैं पिकोमीटर्स में, इसका तो सर देखा ये 152 होता है, दिस इज़ 186, दिस इज़ 231, दिस इज 244, दिस इज 262। देखो वहां पे अलोंग द पीरियड में लास्ट तक आने तक 70 से 72 हुआ 2 में, हेलो, और यहां पे देखो लास्ट में रूबीडियम से सीजियम और बाप रे, मेरी बात समझ रहे हो, यहां पे इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है, वहां डिक्रीमेंट है पर डिक्रीमेंट बहुत छोटा है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड कॉमा electrons are filled, आप पूरा लिखेगा, electrons are filled in the same shell, भाई इलेक्ट्रॉन सेम शेल में भरते हैं, बट देयर इज
अ ग्रेजुअल इंक्रीज किसमें? इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, फुल स्टॉप। इतना लिखो तो आप फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे दिस increases the effective nuclear charge and hence increase the force of attraction between nucleus and valence electron, which results in decrease in अब मेरी बस ये बात मैं इंग्लिश में लिखवा ही चुका हूँ। देखो बेटा, इतना तो शायद हटा रहा हूँ, सब लिख चुके हैं। इतना तो शायद सबको पता है सर। देखिए, लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वैलेंस 2s1, फिर बेरिलियम में था सर 2s2, फिर बोरॉन में था 2s2 2p1, फिर बोरॉन बाद कार्बन में आता है 2s2 2p2। आप लोग सब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन तो वही सेम शेल में भर रहा है। हेलो, तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में भर रहा है तो बहुत दूरी तो बढ़ी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। इसमें होंगे 3 प्रोटॉन, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सर देखो, जो इलेक्ट्रॉन जहां भर रहा है उस शेल में तो दूरी आ नहीं रही, लेकिन न्यूक्लियस मजबूत होता जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का चल अंदर आ। और न्यूक्लियस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ताकत लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेलो, जेड इफेक्टिव। हेलो हेलो। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में भर रहा है और न्यूक्लियस मजबूत होता जा रहा है, तो खींचता जाएगा, थोड़ा थोड़ा खींचता जाएगा, तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की दूरी घटती जाएगी तो साइज डिक्रीज करेगा। तो अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बोलो बेटा। नो सर। चलो, अब बस बेटा डाउन द ग्रुप की इंग्लिश लिख लें, फिर बाय बाय करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। डाउन द ग्रुप लिखेंगे बच्चों, कर सकता हूं ना? लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइम से, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, electrons are filled in the next shell। भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन अगले शेल में बढ़ते हैं तो दूरी बढ़ रही है, which results in decrease in attraction force, फुल स्टॉप। मोर ओवर, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई बेटा। मोर ओवर, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन act as a shield between, इतना लिखो तो अच्छा, ऊपर का हाईलाइट हटा दो ना। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड between nucleus and valence electron, which further decrease the attraction, hence size increases। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि एक तो
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नेक्स्ट शेल में होती है, तो दूरी बढ़ी भाई, प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन है, कोलम्बिक अट्रैक्शन है, तो हमको पता है सर k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर आर मतलब अगले शेल की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, तो न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो दूरी बढ़ेगी। बढ़ना तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा डाउन द ग्रुप इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप लोग जब क्लास मुझे मिले भी थे, या आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि अगर बेटा आप क्लास में सबसे लास्ट रो में बैठे हो, तो जो आपके पहले रो में बैठा है वो शील्ड की तरह बिहेव करेगा ना मास्टर और आपके बीच में। हेलो, अरे होता है ना, आपसे लंबा लड़का आपके आगे बैठता है तो ऐसे ऐसे मुंडी करके मास्टर को देखना पड़ता है। हेलो हेलो, तो वही शील्डिंग करने लगते हैं भाई। एक तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर शेल में भर रहा है, दूसरा इनर शेल इलेक्ट्रॉन और शील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस। तो एक तो दूरी घटी क्योंकि एक तो दूरी बढ़ी क्योंकि शेल आगे दूर का है, ऊपर से जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अट्रैक्शन को और घटा रहे हैं, तो और ऐसी हो गई और अट्रैक्शन फोर्स घट गया, इसलिए साइज और ज़्यादा बढ़ गया। बात समझ में आती है? हेलो, Yes, sir. चलो बच्चों, तो ये इंग्लिश आपको आनी चाहिए, स्कूलों में पूछी जाती है। और यहाँ से आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। यहाँ से आप पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज, अभी हालांकि एटॉमिक साइज में कुछ और काम करेंगे अपन, पर आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ।